हाय दोस्तों, तो करंटली एक एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है। तो QVC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम से ये आईपीओ है। तो ये कंपनी क्या करती है, इसका फाइनेंशियल डेटा कैसा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो को आप देख पाएँ। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि QVC एक्सपोर्ट लिमिटेड क्या करती है, ये फेरो अलॉयज जो होते हैं उनमें ट्रेड करती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अलॉयज क्या होते हैं। जब भी हम एक या एक से ज़्यादा मेटल को जब उनको कंबाइन करते हैं तो उनको हम अलॉय बोलते हैं। तो जहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये एक अलॉय बन के अपना तैयार हो गया है। अब यही अलॉय अगर हम जो हमने मेटल्स यहाँ पे ऐड करें वो अगर आयरन का होगा तो इसको हम फेरो अलॉय बोलते हैं। तो किन किन टाइप के फेरो अलॉयज में ये कंपनी ट्रेड करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कार्बन सिलिको मैंगनीज, लो कार्बन सिलिको मैंगनीज, हाई कार्बन फेरो मैंगनीज और एक्सेट्रा, इन सब में ये कंपनी ट्रेड करती है। तो ये जो फेरो अलॉयज हैं ये क्या करते हैं, जब भी कोई स्टील बनती है तो स्टील बनने के प्रोसेस में ये फेरो अलॉयज क्या करते हैं, उस स्टील में से ऑक्सीजन हटाने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन क्यों हटानी ज़रूरी होती है किसी भी मेटल से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है कि उसमें मेटल के साथ रिएक्ट करके जंग बनाती है। तो उससे जो भी मेटल बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है और वो जल्दी टूटने के उसके चांसेस होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का मेटल बनाने के लिए, ताकि वो लास्ट करे अच्छे टाइम तक और वो स्ट्रांग रहे, तो हम मेटल में से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। तो ये फेरो अलॉयज क्या है, एज अ डी ऑक्सीडेंट काम करते हैं और उन मेटल्स में से ऑक्सीजन हटाते हैं। और ऑक्सीजन को हटाने के साथ साथ ये फेरो अलॉयज क्या करते हैं, ये उस मेटल में से सल्फर भी हटाते हैं। तो सल्फर अगर किसी मेटल में प्रेजेंट होता है तो वो उस मेटल की जंग से लड़ने की शक्ति को कम कर देता है, इसलिए सल्फर का हटाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो भी मेटल होता है, जैसे स्टील मान लीजिए, तो उसमें अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो हम उस मेटल की वेल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी बिल्डिंग बनती है या हम मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें वेल्डिंग करते हैं, तो अगर उसमें सल्फर होगा ना तो वो वेल्डिंग हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये फेरो अलॉयज का काम होता है, ये एज अ डी ऑक्सीडेंट काम करता है, मतलब ऑक्सीजन हटाता है मेटल में से और साथ ही साथ सल्फर हटाता है, जिससे कि हमारा जो मेटल बन के निकल रहा है, जो भी स्टील बन के निकल रही है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की स्टील मिल पाए और वो लंबे टाइम तक अच्छे से चले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का 82.9% क्या है रेवेन्यू है, वो एक्सपोर्ट से आता है। मतलब कंपनी बाहर बेचती है इंडिया के 82% जो भी इसका माल है, तो उनसे ये कंपनी रेवेन्यू कमाती है। तो कहाँ कहाँ ये कंपनी बेचती है अपना माल, तो ताइवान हो गया, जापान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, और भी सारी कंट्रीज है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या है, अपने फेरो अलॉयज एक्सपोर्ट करती है। तो चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का अपन को डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो 2022 में अपन रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का 2022 में रेवेन्यू था 127 करोड़। तो ये डेटा अपन को लैक्स में दिख रहा है, लेकिन मैं आपको उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो 2022 में कितना है, 127 करोड़ है। 2023 में कितना है, 214 करोड़ है। और वही इंक्रीज होकर 2024 में कितना हो गया है, 454 करोड़ हो गया है। तो अपन रेवेन्यू में जो जंप है वो देख सकते हैं कि रेवेन्यू में जंप अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का कितना है, तो जैसे कि 2022 में आप देख सकते हैं कि 90 लाख कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया था। 2023 में कंपनी ने 171 लाख कमाया था, मतलब 1 करोड़ 70 लाख कमाया था। वहीं 2024 में कंपनी ने 3 करोड़ 92 लाख कमाया था। तो प्रॉफिट में अपन ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट का भी ग्रोथ अपन को अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अपन अगर थोड़ा डेटा नीचे देखेंगे तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स जो 2022 में थी वो 2159 लाख थी। और 2024 की बात करेंगे तो कंपनी का डेप्थ थोड़ा बड़ा है, तो 49 करोड़ कंपनी का अब डेप्थ हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपनी का जो कर्जा है वो भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 7.2%। तो कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी जब अच्छा होता है तो वो 15 या 20 या उसके ऊपर होता है तो अपन उसको अच्छा मान के चलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 34% का है, ये अपन कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डेटा है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 1.46, तो कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिल रहा है कि कंपनी का डेप्थ थोड़ा अच्छे खासा लेवल पर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 17.75% का है, ये भी अच्छा खासा अपन नेटवर्थ कंपनी का मान के चल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो 1.3%, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
तो रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है वो अपन चेक करेंगे तो 1.3% है, ये थोड़ा अपन को लोअर एंड पे देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का पीई रेशियो चेक करेंगे तो आईपीओ से पहले जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 18.4 का है, और जिस प्राइस पर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उस प्राइस पे अगर हम आईपीओ का पीई रेशियो चेक करेंगे तो 22.89। तो करेंटली जो इसका पीई रेशियो है ये अपन को हायर एंड पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में ये काम करता है वहाँ पे जो और कंपनीज हैं उनका पीई रेशियो मैक्सिमम 10 से 15 के बीच में ही है, लेकिन ये कंपनी अपना पीई रेशियो क्या है, ये 22 का लेके आ रही है। तो चलिए आगे का डेटा और देख लेते हैं, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को अप्लाई करना है कि नहीं। तो कंपनी जो आईपीओ है ये आईपीओ के पैसे से क्या करने वाली है, तो जो उनका कर्जा है तो कुछ हद तक ये अपने कर्जे को वापस करेंगे। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का डेप्थ अपन को देखने को मिल जाता है कि वो थोड़ा हायर एंड पे था। तो आईपीओ से जो कंपनी पैसा रेस करेगी उससे वो थोड़ा कर्जा चुकाने की कोशिश करेगी, तो ये अपन एक पॉजिटिव साइन लेके चल सकते हैं। और सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी इनको डेली काम करने में जो भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे भी इस कंपनी को आईपीओ का जो पैसा है वो लगाने वाली है। तो कंपनी का आईपीओ दोस्तों 21 अगस्त को ओपन हो गया है, आज 22 अगस्त है, तो कल का आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 23 अगस्त को है। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो 26 अगस्त को हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक का जो मंडे आएगा उस दिन ये कंपनी का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा, हमको पता चलेगा कि आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। और इस कंपनी की जो लिस्टिंग होगी दोस्तों वो 28 अगस्त को हो जाएगी। तो कंपनी किस प्राइस पर आईपीओ लेके आ रहा है, तो 86 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अपन को इस प्राइस पे अप्लाई करने को मिलेगा। और कंपनी का लॉट साइज कितना है, तो 1600 का कंपनी का लॉट साइज है। तो मोटा मोटा देखेंगे कि 86 इंटू अपन 1600 करेंगे तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए अपने पास 1,37,600 रुपीज़ होने चाहिए। तो इतना पैसा अपन को लगाना पड़ेगा अगर अपन इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनी का जो प्राइस है वो 86 पर लेकर आ रही है, और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 72 का। तो इस पर अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अगर अपन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 83% का अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। तो जो आईपीओ प्राइस है 86 रुपीज़ का, इसके ऊपर अभी 83% का अपन को जीएमपी दिख रहा है। लेकिन अपन वैल्यूशन वाइज देखेंगे कि कंपनी थोड़ा महंगी वैल्यूशन पर अपनी कंपनी लेके आ रही है, तो हमको क्या करना है कि हम इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि कंपनी महंगी वैल्यूशन पर आ रही है। लेकिन इस कंपनी की अभी अपन को डिमांड देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट अभी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा है, 83% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ये डेटा देखते हुए हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है, तो 24 करोड़ कंपनी रेस करेगी। उन 24 करोड़ में से 17.5 करोड़ जो है कंपनी अपने पास रखेगी, मतलब अपने एक्सपेंशन में काम करेगी, अपना कर्जा चुकाने में काम करेगी। और वहीं 24 करोड़ में से 6.5 करोड़ जो अमाउंट है ये जो पुराने शेयर होल्डर्स होंगे, जो प्रोमोटर्स होंगे या जिन्होंने अर्ली स्टेज पे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उनकी पॉकेट में पैसा जाएगा। तो कंपनी के पास सिर्फ 17 करोड़ जाएगा, और बाकी का जो 6.5 करोड़ है वो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स होंगे पहले के, उनकी पॉकेट में जाएगा। तो इस कंपनी से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।